कि अपनी फिटनेस पर ध्यान न देने के कारण कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। एक दिन वो थका हारा काम से घर आता है और घर आकर अपनी पत्नी साक्षी को आवाज लगाकर बोलता है, अरे साक्षी, जरा पानी का गिलास लाना, बहुत प्यास लगी है। साक्षी उसको रसोई से जवाब देते हुए बोलती है, अरे यार मैं काम कर रही हूँ, आ जाओ ना लेने। यार मैं थक गया हूँ और मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, प्लीज आकर दे दो ना। आ रही हूँ, बुड्ढे कहीं के। साक्षी पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है और ग्लास पुनीत को देते हुए बोलती है, अरे मेरे बुढ़े पति, उठकर पानी का एक गिलास तक नहीं लिया जाता। बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं जवान हूँ, वो तो बस आज बहुत काम किया इसलिए पैर दर्द करने लगे। अरे जाओ ना, बुड्ढों की तरह तुम्हारे घुटनों में अभी से दर्द होने लगा है। वैसे भी आपकी वजह से मेरी सहेलियाँ मुझे चिढ़ाती हैं कि मेरी शादी बुड्ढे से। बस भी करो यार, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ और ये बार बार मुझे बूढ़ा बोलना बंद करो। नहीं जी, आप बुड्ढे हो, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया। साक्षी अपने पति को चिढ़ा ही रही थी कि तभी उसकी सास शांति वहाँ आती है और अपनी बहू की बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे मेरा बेटा कोई बूढ़ा नहीं है, समझी? अभी तो उसकी माँ ही जवान है, तो वो कहाँ से बूढ़ा हो जाएगा? हाँ, आपकी जवानी तो कभी जाएगी ही नहीं, अंडे में ही खुड़क रहे हो अभी तक तो आप। अरे बहू, क्या बोल रही है मनी मन में? पक्का मुझे गाली दे रही होगी। नहीं माँ जी, मेरी इतनी मजाल, मैं आपको गाली दूँ? तौबा तौबा। अच्छा, अब ज्यादा ड्रामे मत कर और खाना लगा दे। जी लगा रही हूँ माँ जी। हाँ, वैसे भी बुढ़े शरीर को खाने के बिना ताकत थोड़ी ना मिलेगी। साक्षी सबके लिए खाना लगाती है और फिर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, जिसके बाद वे सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन साक्षी अपने पति से बोलती है, सुनो ना, आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलो प्लीज। यार मेरे से नहीं चला जाता, ऊपर से तुम अपने शॉपिंग बैग्स भी मुझसे ही उठवाओगी। साफ बोलो ना, बुढ़े हो तो इसीलिए तुमसे भारी चीजें उठाई नहीं जाएंगी, इसीलिए नहीं जाना तुम्हें मेरे साथ। कोई बूढ़ा नहीं हुआ मैं, चलो तैयार हो जाओ। साक्षी एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन के तैयार हो जाती है। जैसे ही पुनीत की नजर साक्षी पर पड़ती है तो वो बोलता है, ओहो, मेरी सारी जवानी तो तुमने चुरा ली, इसीलिए तो मैं बूढ़ा और तुम जवान हो गई। रहने दो आप, अपने बुढ़ापे का इल्जाम ना मेरे सर पर मत मंडो। अब चलो भी, घर भी वापस आना है, हमें देरी हो जाएगी। दोनों पति पत्नी शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं, जिसके बाद साक्षी वहाँ से बहुत सारी ड्रेसेस लेती है और बहुत सारी बैग्स पुनीत को पकड़ा देती है। दोनों गाड़ी खराब होने की वजह से पैदल घर आ रहे होते हैं। साक्षी खाली हाथ आगे चल रही थी तो पुनीत सारे शॉपिंग बैग उठाए पीछे धीरे चल। मैडम, आप अकेले कहाँ जा रही हैं? अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम छोड़ दें। ओ हेलो, तमीज से, पीछे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बकवास की ना तो यही सूत देंगे। वो गुंडे पीछे देखते हैं तो उनको एक आदमी बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए दिखता है, जिसके बाद वो साक्षी से बोलते हैं, अरे मैडम, आपके जैसे कम से नसीना को हम जैसे गबरू की जरूरत है, इस जैसे बुढ़े की नहीं। अबे साले, बुढ़ा होगा तेरा बाप, खबरदार मेरी बीवी को छेड़ा तो। मेरा बाप तो बूढ़ा ही है, तेरे जमाने का जो है। सभी गुंडे पुनीत का मजाक बनाते हुए हंसने लगते हैं। तभी साक्षी बोलती है, ओ हेलो, मानती हूँ कि मेरे पति बुढ़े हैं, पर अक्सर पुरानी हवेली में ही कीमती सामान छुपा होता है, समझे? अरे इनके अंदर कौन सा खजाना छुपा होगा, कहो तो छानबीन कर ले। अब तुम बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करोगी क्या? अरे मैंने तो आपकी तारीफ की है। हाँ, पुरानी हवेली जैसा दिखता हूँ क्या मैं? ऐसा ही था तो किसी नए बंगले या फ्लैट से शादी कर लेती। सच कहते हैं लोग, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे बुड्ढों को जवान बोल दो तो वो उन्हें पछता। पर तुमने तो मुझे जवान कहा ही नहीं, पुरानी हवेली कहा है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी जवानी ऐसे ही जाया हो रही है। साक्षी और पुनीत का झगड़ा देखकर गुंडे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद में एक गुंडा बोलता है, इससे पहले कि ये दोनों मियाँ बीवी हमारा दिमाग खराब कर दे, निकल लो यहाँ से। साक्षी और पुनीत के झगड़े से बेचारे गुंडे भी डर के वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों लड़ते घर आते हैं, जहाँ उनकी आवाज सुनकर साक्षी बोलती है, हाय हाय, क्यों कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ रहे हो? माँ देखो, जब से इसने मुझे बुढ़ा बोलना शुरू किया है, सबको मैं बूढ़ा ही दिखने लगा हूँ। पुनीत अपनी माँ से साक्षी की शिकायत कर रहा होता है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन माया आकर बोलती है, शांति बहन, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, अभी जब तेरे बहू बेटा घर के अंदर आ रहे थे ना, तो साक्षी बहू और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने पिता के साथ आ रही हो। अरे पुनीत बेटा, तुम तो पहले ही बुढ़े हो गए। आंटी जी, आपको लोगों के घरों में जाकर उंगली करने के सिवा कोई और काम नहीं है क्या? अब मेरा
मेरा पति मेरे साथ आता हुआ बुढ़ा लगे या जवान, इसमें आपको क्यों मिर्चियाँ लग रही हैं? अरे मैं तो बस ऐसे ही बातचीत करने आई थी। अच्छा शांति बहन, मैं चलती हूँ। माया के जाते ही पुनीत उसकी बात का गुस्सा करके अपनी माँ से बोलता है, देखा माँ, अब तो बाहर वाले भी आकर बोलने लगे मैं बूढ़ा हूँ। ये सब साक्षी ने स्टार्ट किया था। अरे बेटा बोलने दे, बोलने से तू हो जाएगा। हाँ, माँ जी को भी आप बुढ़े लगते हैं, जब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आप बुढ़े हैं। कोई नहीं, मैं बूढ़ा ही सही हूँ। जाओ तुम अपनी जवानी दिखा के कोई और फंसा लो। पुनीत गुस्से में सारे शॉपिंग बैग्स वहीं फेंक कर अंदर कमरे में चला जाता है। उसको ऐसे गुस्से में, अरे माँ जी आप चिंता मत करो, मैं उनको मना लूंगी। इतना बोलकर साक्षी भी सारे बैग्स उठाकर कमरे में आ जाती है, जहाँ पुनीत को सोता हुआ देखकर वो उसके पास जाकर बोलती है, पुनीत जी गुस्सा हो क्या? तो नाचूंगा क्या? बात बात पर बूढ़ा है बोलोगी तो चिढ़ तो होगी ही ना। और तुमने खुद को मेंटेन किया हुआ है, इसलिए तुम जवान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बूढ़ा बूढ़ा बोलकर नीचा दिखाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आई नो मजाक थोड़ा सा भद्दा था, लेकिन मेरी अटेंशन आपको गलत प्रूफ करने की या फिर आपको हर्ट करने की नहीं थी। अब माफी मांगने से क्या होगा? सब तो ढिंडोरा पिटवा ही दिया है तुमने कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान। अरे तो आप भी अपने आप को मेंटेन रखो ना, अच्छे से खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, और ये जो तुम सारा दिन सोफे पे पसरे रहते हो ना, इसे कम करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, फिर देखना तुम मुझसे भी ज्यादा यंग लगोगे। एक बार और अगर तुमने मुझे बूढ़ा कहा तो देखना। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बोलना छोड़ दूंगी। ठीक है बाबा, लेकिन उसके बाद कभी नहीं बोलोगी, ना किसी को बोलने दोगी। और किसी की मजाल है इतनी मेरे सिवा जो आपको बोल दे? अरे अगर बोल दिया ना तो मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। और उस गुंडे को मैंने कैसे जवाब दिया था याद है ना? हाँ रहने दो, पुरानी हवेली कहा था तुमने। अच्छा बाबा, नई हवेली हो अब। तुम सुधरोगी नहीं ना? ना, लेकिन आई लव यू सो मच मेरे बुढ़े पति। रुको, तुमको मैं बताता हूँ इस बूढ़े में कितनी जान है। पुनीत साक्षी के पीछे भागता है और दोनों की ये खट्टी मीठी तकरार हमेशा यूं ही बनी रहती है। लेकिन अब पुनीत रोज उठकर एक्सरसाइज करने लगता है, जिस कुछ टाइम में उसका बड़ा हुआ पेट भी अंदर हो जाता है और वो साक्षी की बदौलत एक फिट और फाइन इंसान बन जाता है। जिया बहुत ही अमीर लड़की थी, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की। बचपन से ही वो अपनी शादी को लेकर अलग अलग सपने संजोती रहती थी। वो लोगों से सुनती आई थी कि शादी के बाद सभी कपल्स हनीमून पर जाया करते हैं, और इस तरह उसको भी अपने हनीमून पर जाने का खूब खुमार चढ़ चुका था। इसीलिए वो अपनी माँ बीना से अपनी शादी के लिए एक लड़का ढूंढने को कहती है, जिसके बाद उसकी माँ मनोज नाम के लड़के से उसकी शादी करवाकर उसे विदा कर देती है। शादी के बाद जिया अपने हनीमून पर जाने के लिए अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, क्या हम हनीमून पर नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया के बीचेस की बुकिंग भी करवा ली है, बस थोड़े से पैसे मांग लेना जानू अपनी माँ से, जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पे थोड़ी सी। हाँ वो तो मैं मांग लूंगी, लेकिन एक दिक्कत है मुझे। ओह, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, मैंने माँ से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने पति से पूछ लेना, वही जवाब देंगे इसका। इस तरह वो दोनों फ्लाइट में बैठकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं और वहाँ एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। मनोज अपनी बीवी से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसका गंवारपन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो अपने हनीमून पर अपनी बीवी के साथ नहीं, बल्कि महक नाम की लड़की को अपने साथ ले आया होता है और उसके साथ एंजॉय करता रहता है। एक रात जब जिया बीच पर घूम रही होती है, तो वो अपने पति को महक के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देख लेती है और गुस्से से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? आप हनीमून पर मेरे साथ आए थे ना, तो फिर ये क्या है? और तुम, शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के साथ रंगरलियां मनाते हुए? हे यू, तुम होती कौन हो? खुद को इनकी पत्नी बोलने वाली? अपने पति से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पति है, तो मेरे साथ ही हनीमून मनाएंगे ना, तुम्हारे साथ थोड़ी। डार्लिंग, क्या ये लड़की सच कह रही है? अरे नहीं बेबी, तुम कहाँ और ये कहाँ, इस जैसी गवार की तो मैं
शक्ल भी ना देखूं। क्या कहा आपने? आप यहाँ इसके साथ आए हैं? तो फिर मैं यहाँ किसके साथ आई हूँ? ज्यादा मत चिल्ला, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मैं तेरे साथ, वो भी हनीमून। पागल हो गई है क्या तू? जरा अपने आप को देख, जाहिल कहीं की। अगर मैं जाहिल गवार हूँ तो मुझसे शादी ही क्यों की? अरे तुझसे शादी तो मैंने पैसे के लिए की, ताकि मैं अमीर हो जाऊं, वरना तेरे जैसी गवार बीबी को आज के जमाने में रखेगा ही कौन। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में से चवन्नी भी कैसे लेते हो। और क्या कहा था तुमने मुझे? गवार हूँ मैं? हाँ, देख लेना, एक दिन तुमसे भी अच्छा लड़का ना अपने साथ यही इसी जगह हनीमून पर लेके आऊंगी। तुम सड़ो यहाँ, देखती हूँ कैसे आते हो इंडिया वापस। वो अपने सारे पैसे अपने साथ लेकर वहाँ से वापस इंडिया लौट जाती है। अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसे वहीं ऑस्ट्रेलिया में छोड़ देती है और मनोज जिस लड़की के साथ आया होता है वो भी उसका साथ वहाँ पर नहीं देती और उसे धोखा देकर इंडिया लौट जाती है। जिया इंडिया पहुंचकर सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करती है और अपने आप को एक नया बोल्ड लुक देती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। हर लड़का उसे चाहने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात जय नाम के लड़के से होती है, जो अचानक ही उसे कैफे में टकरा जाए। धीरे जय जिया के बारे में सब कुछ पता करता है और जिया के ऑफिस में ही काम का बहाना बनाकर आने लगता है। लेकिन एक दिन ज्यादा देर ना करते हुए जय जिया को अपने दिल की बात बताने की ठान लेता है और उसके पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। वो उस दिन आप कैफे में मुझसे टकरा गई थी। अरे मैं वही तो हूँ। अरे जब से आपको देखा है कुछ होने लगा है। क्या? जी हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मान जाइए ना। जय के चेहरे की मासूमियत और उसका प्यार देखकर जिया मान जाती है और उससे कहती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें जान तो लूं कि तुम कैसे हो। जी हाँ जरूर, तो कब मिल रहे हैं हम? ये लो मेरा नंबर, मैसेज कर देना जहाँ भी मिलना हो। इस तरह वो दोनों रोजाना ही एक दूसरे से मिलने लगते हैं और जिया को भी उससे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जय के साथ जिया फिर से अपने हनीमून का प्लान बनाती है। जय उसे दोबारा ऑस्ट्रेलिया ही ले जाता है, जहाँ वो एक बहुत ही महंगे से होटल में एंजॉय करते हैं। जय, तुम जानते हो कि ये मेरा कितना बड़ा सपना था। तो जिया, क्या मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी जगह ले चलूं? हाँ बिल्कुल, जहाँ तुम बोलो वही चल दूंगी। जिया सेक्सी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और जय उसकी आंखें बंद कर उसे ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में ले जाता है, जहाँ उसकी आंखें खोलकर वो सबसे पहले उसे जुगनू दिखाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वो वहाँ एक छोटा सा टेंट लगाकर एक रोमांटिक से डिनर डेट प्लान किए होता है। तभी जय अपनी बीवी को एक प्यारा सा तोहफा देता है, जिसमें उसकी मनपसंद चॉकलेट होती है। वाओ, मेरी फेवरेट चॉकलेट तुम्हें कहाँ से मिली? बस मिल गई तुम्हारे लिए, तो अब खा लेते हैं इसे। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, एक तरफ से तुम खाओ, एक तरफ से मैं खाता हूँ। ये कैसा गेम है? वो दोनों एक दूसरे के साथ चॉकलेट खा ही रहे होते हैं और वक्त बिता रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को तुरंत ही अपने होटल लौटना पड़ता है और दोनों ही पूरी तरह से भीग जाते हैं। साथ ही भीगे कपड़ों में जिया जय को बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही होती है, तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और तभी वहाँ उसका पहला पति मनोज आ जाता है। रूम है, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, दिख नहीं रहा? यहाँ एक औरत भी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा हनीमून खराब करने आए हो यहाँ? जिया, कौन है ये? जिया उसके बारे में जय को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो उससे गुस्सा हो जाता है। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? देखो, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब भूलना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। और तुम निकलो यहाँ से,
नहीं जिया, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे घर जाना है। देखो मेरा क्या हाल हो गया है। भाई साहब आप तो समझदार है, आप क्यों नहीं कहते इन्हें कुछ? जिया उसे रोता हुआ देखकर मनोज के मुंह पर कुछ पैसे फेंक मारती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। प्लीज जय, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आता आखिर क्या मनुष्यत है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं तुमसे बस थोड़ा सा नाराज था क्योंकि तुमने मुझसे इतना कुछ छिपाया, लेकिन अब नहीं, अब सब ठीक है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मेरी जान। इस तरह जय जिया को माफ करके उसे अपने गले से लगा लेता है और वो दोनों वहाँ पर अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय करते हैं। साथ ही कुछ हफ्तों के बाद दोनों वापस इंडिया लौट आते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।